हेलो एवरीवन। वीडियो के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये केवल और केवल उनके लिए है जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 की तैयारी अब शुरू कर रहे हैं। मैं बात करूँगा कि क्या सेफ स्कोर वगैरह है, पर इतना हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हाँ यार, एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या तैयारी करने की ज़रूरत है। ये ना तो सीजीएल 2024 के बच्चों के लिए है और ना उन बच्चों के लिए है जो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं हैं। ठीक है। अब मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है सीजीएल का या जिन्होंने दूसरी तीसरी बार दिया है, इतना समझ में आ गया होगा कि कैसा पैटर्न रहता है। ठीक है। इस पे आने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो का, वो है रफ्तार मेन सीरीज। मैंने टीयर 1 के भी पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो निकाले थे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। पर अभी होता क्या है, यूट्यूब की एल्गोरिथम की वजह से, और ना ही मैं कहीं पे प्रमोट करता हूँ या पे करता हूँ प्रमोशन के लिए, तो वो उतनी जनों तक अभी जा नहीं पा रही है। बहुत पुराना चैनल नहीं है ये, मैं मानूंगा मेरा। और ना ही मैं कहीं कोचिंग वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं केवल आपसे फ्री माध्यम यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ। और कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और साथ में मैं जॉब करता हूँ। अभी एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू ही मेरी जॉब भी लगी थी। अब ये रफ्तार मेन सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज रफ्तार मेन सीरीज की क्या है कि आपको इसमें जो वीडियोस आएंगे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। होता है ना कि जब हमने मान लीजिए ज्योमेट्री पूरी पढ़ ली, पर एग्जाम में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया जो हमने कहीं ना कहीं दिखी थी हमें, पर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। है ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स हर में रहते हैं, ट्रिगो की कुछ ऐसी आइडेंटिटीज होती हैं, अलजेब्रा की होती हैं। तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आपके, देखिए अभी पैटर्न चेंज हो गया है, सबको पता है कि भाई 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, और 30 में से 26 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आप नॉर्मली कर लोगे। आपकी बेसिक प्रिपरेशन है, हर एक चैप्टर आपने किया हुआ है तो आप कर ले जाओगे। पर उसके अलावा अभी जितना कंपटीशन है, आपको 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने की जरूरत है। बात मेरी समझ रहे हो आप? क्योंकि जीके में आप चाहे जितना पढ़ लो, पॉसिबिलिटी है कि वो पढ़ा हुआ हो सकता हो ना आए एग्जाम में। पर मैथ्स में मैं आपको ये जो वीडियोस कराऊंगा रफ्तार मेन सीरीज की, इसमें पक्का मैं 100% के साथ बोल रहा हूँ कि ये चार क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं या जो थोड़े फंसे हुए आते हैं, थोड़ा अंदर से पूछते हैं, वो चारों क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बात कर लिया हम लोगों ने, यानी कि अभी इसी वीडियो में हम लोग आज का लेक्चर 1 शुरू भी कर देंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मुझे लगता है अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 60-70 दिन बचे हुए हैं। तो मैं 60 दिन के हिसाब से 30 वीडियो निकालूंगा। 30 वीडियो हर अल्टरनेट डेज आएगी, आज से लेके हर दूसरे दिन। और ये वीडियो की लेंथ कितनी होगी, हार्डली 5 से 10 मिनट होगी, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन होंगे उस एक स्पेसिफिक टॉपिक के। इन 30 वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस छूट जाती है या आप नहीं देख पाते उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। और मैं मेरी बात अगर मैं कह रहा हूँ तो ये मानो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। क्योंकि अभी आप बेयर नहीं कर सकते कि आप पूरा पढ़ के जाओ और 26 ही करके आओ। आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट 29 या 30 अटेम्प्ट करने की। और उसमें से एक गलत हो भी जाए, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो भी आपका ऐसा होना चाहिए कि 85 प्लस आउट ऑफ 90 मार्क्स रहने चाहिए। मैं आपको ऐसी कोशिश करूंगा कि कंटेंट ऐसा रहे कि आपके 90 में 90 आए। ठीक है। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए अभी आप सब लोग अभी एक्सपीरियंस हो गए हो, ठीक है, टीयर 1 दे दिया है। अगर आप इस तरीके से अभी भी सोच रहे हो कि मैं चैप्टर वाइज चैप्टर 1 पहले पूरा कंप्लीट करूं फिर चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करूं, तो ये आपकी अभी भी गलती है। ना ये स्ट्रैटेजी आपकी जीएस में चलेगी ना मैथ में चलेगी। ये स्ट्रैटेजी आपकी रीजनिंग और इंग्लिश में चल सकती है। ठीक है, जैसे कि वोकैब हो गया, ग्रामर के पोर्शन चैप्टर्स हो गए, या रीजनिंग के चैप्टर्स हो गए, 10-12 ही होते हैं दोनों ही सब्जेक्ट में, तो वो आप चैप्टर वाइज करने पड़ेंगे आपको। पर अगर मैथ और इसकी बात करें जीएस की, तो आप सोचो कि हर एक टॉपिक इसका चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक हर एक चीज़ करें, वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। और अगर आप वो कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? देखिए एक दिन मैं आपको रोज शाम 8 बजे ही फिक्स रहेगा वीडियो डालूंगा। वो वीडियो के 4-5 क्वेश्चन आपको बस देख लेने हैं, प्रैक्टिस करने की नीड लगे देखने के बाद भी तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और करना कुछ नहीं है, एग्ज़ाम जब भी डेट आएगी उसके एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले रिवाइज कर लीजिएगा। और हर अल्टरनेट डे का गैप क्यों दिया है? क्योंकि दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं मैथ्स के, इसके अलावा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेक्शनल मॉक टेस्ट किसी भी अच्छे ऐप से आप दे सकते हो। उसमें मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, हर दिन मिक्स्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं आपको।
मिक्स्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, उसमें आपको देखना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन मेरे फंसे, कौन कौन से नए टॉपिक मुझे मिले या नए फॉर्मूले मुझे मिले, वो आपको अलग से नोट डाउन करने हैं। बस इतना आप कर लो, मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी फिर से एडवाइस दे रहा हूँ आपको मेंस के लिए जो सीरियस बच्चे हैं, कि भाई आपका जो मेंस में मेन टाइम होना चाहिए वो जाना चाहिए जीएस में और इंग्लिश में, क्योंकि ये जो आपका पूरा सेक्शन है यही आपको टॉपर बनाएगा। मैथ और रीजनिंग अगर आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो भी अगर आप इस तरीके से एटलीस्ट मैथ के मेरे वीडियो देख लोगे और मॉक टेस्ट करोगे, आपकी मैथ भी हो जाएगी, रीजनिंग पूरी की पूरी मॉक टेस्ट से आपकी क्लियर हो जाएगी। केवल दो तीन चैप्टर जो नए ऐड हुए हैं उनको आप कर सकते हो। जैसे मैथ में नया ऐड हुआ है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में वो चैप्टर अलग से कर लो। अगर रीजनिंग में आपको डेटा सफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो अलग से कर लिया, बाकी मैथ और रीजनिंग का सब कुछ मॉक में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की हमारी सीरीज ये रहने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो 10 मिनट आई होप आप एटलीस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो अगर मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो। दूसरी चीज़ सीजीएल तो 2023 टीयर 1 पे आते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम 90% बच्चों ने ये वीडियो देखी होगी। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे ओपनली ही मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं कम्युनिटी पे, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जब भी मैं कोई पोस्ट डालूं, कोई वोटिंग वाली पोस्ट डालूं, तो उसमें आप ऑप्शन ज़रूर क्लिक किया कीजिए, देख के इग्नोर ना किया कीजिए। उससे आपके सामने चैनल्स क्या करते हैं, गूगल फॉर्म पे भरवाते हैं और गलत सलत डेटा लेके, भरे होंगे 200 लोगों ने फॉर्म, दिखा देंगे 5000 लोगों ने भर दिए। भाई 5000 लोग कहाँ से फॉर्म भर देंगे, आप बताओ। जब आप एक क्लिक नहीं कर रहे हो तो आप वो पूरा का पूरा गूगल फॉर्म भरने जाओगे, तो इतने डेटा उसमें थोड़ा बहुत मिसमैच होता है। बहुत लोग अच्छे भी डालते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट अगर आपको ओपनली वो चीज़ मिल रही है, आपको दिख रहा है किसने कितने वोट डाले, कितने अटेम्प्ट किए, तो उससे बेटर क्या है, खुद ही से एनालिसिस हो जाएगा, तो वो चीज़ किया करो। और सबसे बात करने के बाद, सारे एनालिसिस देखने के बाद और सारी चीज़ मद्देनज़र रखते हुए इसका, अगर मैं बोलूं कि 2022 से कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा कि ये मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं बोल सकते पर ये ज़रूर बोलेंगे कि उससे कम नहीं था। अगर सीजीएल 22-20 था तो ये 21 जरूर है, उस 19 नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर मैं बोलूंगा, अगर आपने 65 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं, ठीक है 65 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं, तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दो। 65 से 70 के बीच जिनके अटेम्प्ट है, मैं बता दूं अभी देखिए, आज लास्ट डे वैसे भी, और इसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपकी वो आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी, आपको पता चल जाएंगे कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरा यहाँ 65 अटेम्प्ट्स बोलने का मतलब क्या है, 65 से 70 की आपके 130 नंबर रॉ स्कोर बन रहे हो, यानी कि मिनिमम रॉ स्कोर मेरे हिसाब से कितना रहेगा इस बार का, 130। अब बहुत सारे चैनल ये बता रहे हैं कि इस बार 145-50 भाग जाएगा, पर मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 2021 का देखो, 2022 को छोड़ दो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, 2020 देख लो, उस ये दोनों साल में आपका जो कट ऑफ गया है वो 132 135 इसके आसपास गया है, तो 132 के आसपास गया है। और दोनों सालों में वैकेंसी लगभग इतनी थी जितनी इस साल है, 7500 के आसपास। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग डाल रहे हैं कि 130 तो रॉ एवरेज बन ही रहा है। ये 130 रॉ एवरेज लोगों का क्यों बन रहा है, एक तो हो सकता है कि भाई 200 लोगों ने फॉर्म भरा, उन्होंने दिखा दिया 5000, तो आपको विश्वास हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों का 130 एवरेज बन रहा है। दूसरी चीज कि ये फॉर्म मेनली वो बच्चे भरते हैं जिनका एग्जाम थोड़ा बहुत ठीक ठाक गया है, यानी कि ये एग्जाम मेनली वही बच्चे भरेंगे जिनका एटलीस्ट 60 अटेम्प्ट तो एग्जाम में हुआ ही होगा। 60 से कम अटेम्प्ट करने वाले बच्चे तो वो होंगे जिनको कोई तैयारी ही नहीं थी, जो बस पेपर देने आ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी उनको लग रहा है कि मेरे 135-40 बन रहे हैं, पर उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर इनएक्यूरेसी की वजह से एटलीस्ट इंग्लिश और रीजनिंग में गलत होंगे, तो वो मार्क्स उनके, अगर दो क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 135 से 130 पे खिसक आए वो। बात समझ रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम रॉ मार्क्स 130 चाहिए। अगर नॉर्मलाइज की बात करें, इसमें 5 और जोड़ दीजिए, हर शिफ्ट में 5-6 नंबर नॉर्मलाइजेशन के जाएंगे, तो 135 के आसपास आपका टीयर 1 का कट ऑफ यूआर कैटेगरी का आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं कुछ शिफ्ट टफ आ गई हैं, जैसे ज़्यादा गैप आ गया, जैसे 26 जुलाई कल की फर्स्ट शिफ्ट में बोल रहे हैं कि ज़्यादा टफ आ गई है, तो अगर उस शिफ्ट में ज़्यादा टफ है तो टेंशन ना लीजिए, नॉर्मलाइजेशन 5 की जगह 10 नंबर हो जाएगी उस शिफ्ट में। ठीक है, तो उस हिसाब से एडजस्टेड रहना चाहिए आपका। अभी वीडियोस देखने का मतलब क्या है? सेफ स्कोर आप खुद से पूछो, मैं क्यों देख रहा हूँ वीडियो? ताकि मैं पास होने की प्रोबेबिलिटी जान सकूं। अगर मेरी पास होने की प्रोबेबिलिटी कोई बता रहा है कि 50% से ज़्यादा है, तो फिर मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? तैयारी करना। तैयारी करना मेरा पहला काम होना चाहिए, जो आप लोग करते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि चलो भैया अब 1-2 हफ्ते मौज करें। अब वो वाला टाइम रहा नहीं कि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में 4 या 5 महीने का गैप हो। प्लस ये भी टाइम नहीं रहा कि जीएस आपको नहीं पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, जिनकी टाइपिंग स्लो है उन्हें वो भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। मैथ्स मैं मानता हूँ कि उसका सिलेबस या उसके क्वेश्चंस की जो हार्ड लेवल होते हैं वो बिल्कुल डाउन गए हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि पूरा बेसिक बैच फिर से कंप्लीट करो, तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे रोज मैथ्स में देने पड़ेंगे। उसके बाद आप मुझे ये बताओ कितना टाइम आप जीएस और इंग्लिश में दे पाओगे। और अगर आप कहो कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, तो 12 घंटे पढ़ने वाले भाई यूपीएससी जाइए। एसएससी में 12 घंटे पढ़ेंगे और इतनी डेटा और फैक्ट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। एवरेज आपको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ने हैं, जिसमें 3 घंटे आपको जीएस को देने हैं, 1 घंटा इंग्लिश को देना है, 1 घंटा मैथ्स को देना है और 1 घंटा रीजनिंग को देना है। बस इतना अगर आप कर लें, इन तीनों में आप आपस में थोड़ा टाइम शिफ्ट कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रांग है उसमें कम टाइम भी दे सकते हैं। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया कि आपको, अगर आपने ये मेन सीरीज देख ली तो मैक्सिमम चीज़ आपकी वैसे ही कवर हो जाएंगी। इसमें मैं चीज़ें ही वही कराऊंगा जो बेसिक से थोड़ी सी हार्ड हैं, 10%। और इसमें क्वेश्चंस वैसे रहेंगे जो आप देखते ही एक बार में लगता है बच्चे को कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, या उसके फॉर्मूले इतने छिपे हुए होते हैं चैप्टर में कि अगर वो नहीं आते आपको तो आप ब्लैंक हो जाओगे, एग्जाम में कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। तो अब आज का लेक्चर 1 मैं शुरू करता हूँ, जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। यहाँ पे हम 5 आइडेंटिटी ऐसे करने वाले हैं जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे डिराइव्ड हैं, एग्जैक्टली नहीं है पर डिराइव्ड क्वेश्चंस हैं, और आपको 110% चांसेस है कि इस बार इसमें से कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको सरकम सर्कल दे दिया। सरकम सर्कल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों वर्टिसेस को एक तो टच करे सरकमफ्रेंस, और इसकी हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे इसका सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, यानी कि रेडियस जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे देते हैं, ये बात समझ लीजिए। मान लीजिए ये ए बी सी ट्राइंगल है, और ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी, ये एंगल बी, तो इसकी अपोजिट साइड ये बी साइड होगी, ये अपोजिट साइड ए साइड होगी। यही बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये सी साइड होगी। इतनी चीज समझ गए आप? अब आपको रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। और आपको बोल रहा है कि अगर ए बी की लेंथ 4 है, ए बी की लेंथ भी 4 है, तो ये बताइए एंगल ए सी बी यानी कि एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन ये हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। पहले प्रॉपर्टी देखिए। लॉ ऑफ साइन आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, किसी भी टीचर से आप पढ़े होंगे या किसी भी चैप्टर बुक से आप पढ़े होंगे, देखा जरूर होगा। एप्लीकेशन नहीं किया तो एग्जाम में फंस जाओगे। होता क्या है? साइड अपॉन एंगल साइन, यानी कि ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये तीनों आपस में इक्वल तो होते ही हैं। कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए आप, यूनिवर्सल लॉ है। और ये सरकम सर्कल के रेडियस के ट्वाइस के बराबर होते हैं, यानी कि डायमीटर के बराबर होते हैं। अब यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए ये एंगल और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताई, अपोजिट जो जाती है वो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, दोनों दिया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 ये साइड हो गई अपॉन साइन सी, ये इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस, यानी कि 8। यहाँ से साइन सी की वैल्यू हाफ आ गई, तो एंगल सी क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। था 10 सेकंड का क्वेश्चन। पर बहुत सारे बच्चे, मैं अभी मानता हूँ 99% बच्चे अगर वीडियो पॉज किए होंगे क्वेश्चन पढ़ के, तो समझ नहीं पाए होंगे भाई ये क्या बता दिया एकदम से। और क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, एसएससी नहीं पूछे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। tan ए और tan बी की एडिशन की वैल्यू बताइए अगर a प्लस बी प्लस सी एंगल पाई के बराबर है। पाई क्या होता है? पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, ये रेडियन में होता है। पाई होता है 180 डिग्री, इसका डबल कर दीजिए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी
अगर कभी भी 180 के बराबर हैं तो tan की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इससे निकल के आती है। तीनों tan का प्रोडक्ट, tan A, tan B और tan C, ये बराबर किसके होगा? tan A प्लस tan B प्लस tan C। बात समझ में आई? तो यहां से सीधे सीधे मेरा आंसर आ रहा है कि भाई tan A tan B tan C माइनस tan C, ये मेरा आंसर होगा। अब एग्जाम में आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग या कुछ भी करते तो आपका आंसर इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत मुश्किल है कि आता, है ना। अगर आप डालेंगे भी तो इसमें आपको टाइम इतना लग जाएगा कि जहाँ 5 सेकंड में मैंने टिक कर दिया, आपको हो सकता है वहीं पे 1 मिनट लग जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता हो जब आप वैल्यू पुटिंग करते हैं, आजकल ट्रिग्नोमेट्री में वैसे क्वेश्चन आते हैं कि दो ऑप्शन आपको सही दे देगा, यानी कि वही वैल्यूज पे दोनों ऑप्शन आपको सही दिखाएगा, तो फिर रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। इस तरीके की दिक्कत आती है। एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको वो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं, पूछ रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है पर एग्जाम में आप फंस जाओगे अगर नहीं किए। कॉस 8a आ रहा है यहाँ पे, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कॉस 2a बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, साइन 2a भी मैंने डाल दिया। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, सिंपल प्रॉपर्टी है, सबको याद है। कॉस 2a भी सबको याद होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉस 8a दिया है, कॉस 8a दिया है। तो सबसे पहले मैं केवल इतने पोर्शन को, ये जो रूट के अंदर है इसको मैं लेता हूँ। तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस 8a बचा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है, यहाँ पे देखिए आप वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो ये आपको पता है, तो इसमें ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉस 2a कहाँ आ रहा है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखिए तो 1 प्लस कॉस 2a मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। सेम इसी तरह कॉस 8a के साथ मैं करूँ, 1 प्लस कॉस 8a क्या होगा? ट्वाइस ऑफ कॉस, इसका आधा कर दीजिए, कॉस स्क्वायर 4a के बराबर होगा। बात समझ में आई? तो यानी कि इस पूरे रूट को मैं क्या लिखूंगा? 2 कॉस स्क्वायर 4a, जिसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ कॉस 4a। इतनी समझ में आई? इतनी रूट की बात मैंने क्या की। अगर ये समझ में आ गई तो अब नेक्स्ट रूट पे चलो। अब आपका इस पार्ट पे मैं जाता हूँ। ये बचा है 2 और इधर हमारा आया था 2 cos 4a। सेम वही चीज होगी जो फर्स्ट वाले में थी, यहाँ 8a था तो 4a आ गया। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या? 4 cos स्क्वायर 2a, और रूट हटा के आ जाएगा 2 cos 2a। अब अगेन मैं फर्स्ट तक जा रहा हूँ, तो अगेन अब ये वैल्यू आ जाएगी, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस 2a। और अगेन आप जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। ट्वाइस ऑफ कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाना मैं भूल गया हूँ, इसको सही कर लीजिएगा आप। बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने हमेशा किया होगा। tan ए, मान लेते हैं ये एंगल ए है मेरा, tan ए यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, 5 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ से मैं tan sin cos तीनों निकाल सकता हूँ। पर आपसे पूछ लिया sin 3a बताओ। अब ये आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपको sin 3a की प्रॉपर्टी नहीं पता है। यहाँ पे cos और sin दोनों याद कर लीजिए, बस प्लस माइनस का फर्क है। साइन 3 होता है सी 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, और कॉस 3 होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। तो यहाँ पे साइन पूछ रहा है, sin 3a क्या हो जाएगा? 3 of sin a। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, 5/13 -4। ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी देखने में आपको सिंपल लग रही है, और ये वही प्रॉपर्टी है जो बच्चा एंड में कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की होती है। ठीक है, हम लोग इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पे मैंने 5/13 कॉमन ले लिया ताकि थोड़ा इजी हो जाए। 25 × 400/169, इसे आप सॉल्व करोगे तो 170 × 3 510 होता है, 507 -100, 407/169। तो 407 × 5/13 का क्यूब, 13 का क्यूब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए 2197 होता है। और यहाँ पे दिख रहा है 2000 और 35, 2035, ये मेरा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है tan की प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले आपको ये बता दूं, tan a
प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? tan a प्लस tan b, 1 - tan a tan b। देखिए जितना मुझसे हो पाएगा एक वीडियो में मैं उतना आपका रिवाइज कराता जाऊंगा, ताकि एग्जाम में यही सब चीज़ आपको पता होंगी तो 90 में 90 आराम से आ जाएंगे। आपको कोई वहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी रॉकेट साइंस लगानी है सारा जीएस और इंग्लिश में लगाओ, तभी आप सफल होगे, अगर कोई बात मेरी अभी सुन रहा है तो यहाँ पे इसको देख के क्या आप समझ रहे हो कि ये मेरा इनवर्स ऑफ tan a माइनस बी है? यानी कि tan 160 माइनस 80 को मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखता, tan 160 माइनस tan 80 अपॉन 1 प्लस tan 80 tan 160। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरा 1/tan 80 है, ये जो पूरा लिखा हुआ है। और मुझे दे दिया tan 40 की वैल्यू ये है। अब यहाँ से देखिए हम लोग ने साइन टू ए कॉस टू ए तो पढ़ा, पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि साइन टू ए कॉस टू ए tan टू ए का tan के टर्म्स में फॉर्मूला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए आपको tan टू ए का फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर ए। इसी में बस नीचे पॉजिटिव साइन रिप्लेस कर दें नेगेटिव को, तो साइन टू ए बनता है। और कॉस टू ए आप कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से सुनना। कॉस क्या होता है, अगर मैं बोलूं साइन अपॉन टैन कर दूं मैं, साइन अपॉन टैन, तो ये क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस। यानी कि ये कॉस ऊपर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि कॉस याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो टैन होता है 1 - tan स्क्वायर ए, साइन होता है 1 + tan स्क्वायर ए, और इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो कॉस आ जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से हमें निकालना है tan 40, यानी कि tan a की वैल्यू a दे दी, और 1/tan 2a की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ 1/tan 2a क्या हो गया, 2 tan a, और ये ऊपर चला जाएगा 1 - tan स्क्वायर ए। और tan a की वैल्यू a दी हुई है, यहाँ पे a मैंने 40 की जगह a लिख दिया, a² अपॉन 2a, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ऐसे ही रोज मैं 5 से 10 मिनट लूंगा हर वीडियो में आपका, और अल्टरनेट डेज ये वीडियोस रहेंगी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, ये वीडियोस देखो आप, 30 वीडियो में करीबन हम लोग 150 के आसपास क्वेश्चंस कर लेंगे मैथ्स के, और वो भी हर अलग अलग टॉपिक के जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये 150 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप मेरी बात समझिए, बेसिक तो हर कोई करके जाएगा। मैं कह रहा हूँ 99% ऐसे होंगे जो बेसिक वगैरह सब कुछ करके जाएंगे वहां पे। ठीक है, एक्सेल कौन करेगा, एक्सेल वही करेगा जो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो बच्चों से छूट जाते हैं, या जहाँ पे लगता है कि यार ये थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, ऐसा लगता है ना कभी कभी, वो सारे क्वेश्चंस आपके जब जो 3 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें आप अच्छा कर लोगे और फटाफट कर लोगे, तो आपको रीजनिंग में भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। रीजनिंग में थोड़े फंसे हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल, तो उसमें जितना टाइम आप के लिए बचेगा मैथ्स जल्दी सॉल्व करके, उतने ही अच्छे नंबर आपके रीजनिंग में भी आएंगे। बात मेरी अगर आप समझ पा रहे हैं और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो फॉलो कर लो। आई होप सारी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ मैंने अपना सीजीएल 2019 दिया था, जिसमें मेरे मैथ्स में नॉर्मलाइज्ड स्कोर 200 में 234 बन गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो सफल होता है उसका एक्सपीरियंस और उसकी नॉलेज आपको जरूर काम आएगी। ऐसा ना सोचिएगा कि किसी के कम सब्सक्राइबर हैं, या ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था, पर क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर खरीद ही ले, या जो आपको दिख रहा है कि मान लेते हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो देखने वाले कितने हैं, वीडियो देखने वाले 20,000 हैं मुश्किल से, तो उसका फर्क नहीं है ना, वो समझ में आता है कि भाई उन्होंने कहीं से खरीद लिया। तो आपका काम क्या है, आप स्मार्ट हो भाई, आपका काम ये है कि जहां से आपका फायदा मिल रहा है आप वहां से चीजें लोगे। ये आपका काम नहीं है कि भाई ये अच्छा है तो मैं इसी में जाऊंगा जहां पे सब जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अब एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं। नमक जो है, हम सबको पता है कि नमक यार अगर नॉर्मल क्वांटिटी में आप खाओगे, डेली खाओगे, आप ज़्यादा नहीं खा रहे हो, ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं खा रहे हो, तो नुकसान नहीं करेगा। तो एक नमक आता है टाटा का नॉर्मल नमक 20 रुपए का। एक नमक आता है जो पिंक सॉल्ट या आजकल कहते हैं, जिसमें आपका बहुत कम क्लोराइड होता है या सोडियम होता है, उस तरीके का नमक आता है, वो 100 रुपए का आता है। अब
अभी क्योंकि सारी जनता इसके पीछे भाग रही है तो आप भी यहीं खरीद रहे हो। 5 साल बाद हो सकता हो जनता इसके पीछे भागने लगे, ज्यादा कमाने लगे, आप भी कहोगे यार ये वाला ज्यादा अच्छा है। तो उस तरीके से नहीं करना है यार, अपना दिमाग चला के आप अच्छे से तैयारी करो। और मेरी एश्योरिटी ये क्वेश्चंस मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपका जेन्युइनली फायदा हो। ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।